शाला में आपका स्वागत है। आज हमारा ये है प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। ठीक है, तो ये है शुल्क मुक्त वाला। तो ये कौन था? ये था फर्रुखसियर। ठीक है, अगर इसकी कहानी आप पढ़ लें तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएगा। क्या हुआ कि 1715 में एक शिष्टमंडल पहुंचा। 1715 में एक अंग्रेज़ों का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक शिष्टमंडल पहुंचा। और उस समय जो फ़र्रुखसियर थे, वो एक उनको चोट लगी हुई थी, उनको घाव हुआ था। वो घाव बड़ा जानलेवा था, तो वो जानलेवा घाव से पीड़ित थे। तो उस शिष्टमंडल में एक डॉक्टर हैमिल्टन थे। ठीक है, उन्होंने देखा, उन्होंने फ़र्रुखसियर का इलाज कर दिया। फ़र्रुखसियर ठीक हो गया। फ़र्रुखसियर ने खुश होकर इनको शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान कर दी। मतलब उन्होंने फ़र्रुखसियर का भला किया, कुछ उसको फ़ायदा दे दिया, और वो भी अपने मकसद से ही दिया। और फ़र्रुखसियर ने उनको उनका लाभ दे दिया कि लो भैया ठीक है, जो तुम मांगने आए थे तुम्हें हमने दे दिया। ठीक है, और इसको ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारे सामने, नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ठीक है, ये हमें देखना है। तो ये आपका गुजरात का पोर्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी विंध्य श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर आपकी नदी बहती है, नर्मदा नदी। फिर आपकी क्या है, सतपुड़ा की श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, सतपुड़ा की श्रृंखलाएँ हैं। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ये मैप में नीचे को जा रहा है, लेकिन ये सब इधर कोने से ही है। उसके बाद यहाँ पर आपका फिर तापी नदी बहती है। ठीक है, तापी नदी, ये सब महाराष्ट्र वाले तट पे ही है, गुजरात महाराष्ट्र के तट पे। तो ये आपकी नर्मदा नदी हो गई, ये आपकी तापी नदी हो गई। तो इसके बीच में जो आपकी श्रृंखलाएं हैं वो हैं सतपुड़ा की श्रृंखलाएं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जो नर्मदा नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? आपकी अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक के पठार में जो मैकाल रेंज है, ठीक है ना, ये इधर आपका बिल्कुल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है मैकाल रेंज, यहाँ से निकलती है नदी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामवेद के पुरोहित को क्या कहते थे? तो आपको पता होना चाहिए, सामवेद के पुरोहित को क्या कहते थे? उद्गात कहते थे। ठीक है ना। और ये बाकी सारे पुरोहितों को पढ़ना, जैसे आपका ये ऋग्वेद वाले को होता या होत कहते थे, और अथर्ववेद वाले को ब्रह्म कहते थे। ठीक है, और क्या कहते हैं, यजुर्वेद वाले को अधर्व्य कहते थे। ये यजुर्वेद वाला है, ये आपका सामवेद वाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो आपको पता है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ये आपको पता होगा, ये दोनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है। इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति ज़रूरी नहीं होती है, की आवश्यकता नहीं होती है। ये किसी मिनिस्टर या किसी प्राइवेट मेंबर दोनों के द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ में आर्टिकल 368 भी याद रखना है, संविधान संशोधन से संबंधित। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, इंदिरा गांधी की सरकार। तो आपका जो मैकमाहोन लाइन है वो ये किसके बीच में है? आपको अभी आपको रिकॉल करना है, ये लाइन किसके बीच में है? डूरंड लेखा किसके बीच में है? मैकमाहोन लाइन किसके बीच में? सारी रेखाएं आपको रिकॉल करनी है। तो ये पुस्तक है द मैकमाहोन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और हाल ही में चर्चा में रही है। पुस्तक किस लिखी है? ये लिखी है रिटायर्ड जनरल जे सिंह ने। ठीक है, तो ये रिटायर्ड जनरल जे सिंह ने लिखी है, जसविंद्र जोगिंदर सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नारा शहर किस देश में? देखिए, प्रश्न ऐसे बनते हैं, अब आप लोग कहेंगे ये प्रश्न कहाँ से आ गया, कैसे पढ़े? भाई साहब, ये प्रश्न, ये जो शहर था ये बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पर जापान के नारा शहर में इनके जो शिंजो अबे थे, इनके शिंजो अबे को लाइव, मतलब एक सभा में मार दिया था। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ हुआ था? नारा शहर में। तो शहर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? ये था आपका 1977 तक का एक था। उसके बाद 1980 से 89, यानी कि 1980 से 89 तक एक पार्टी दौर रहा। ठीक है, तो ये 77 में क्या हुआ, इससे पहले इमरजेंसी लागू थी। इमरजेंसी लागू जब तक इंदिरा गांधी सरकार ने बहुत ज़्यादा तानाशाही टाइप की कर दी थी। ठीक है ना, इमरजेंसी लगा दी, ये कर दिया, सब चीज़ों पे बिल्कुल बंदिशें लगा दी। तो फिर चुनाव हुए तो फिर बिल्कुल कांग्रेस जो है बुरी तरह पलट गई। फिर यहाँ पर क्या हुआ,
छठवीं लोकसभा बनी। छठवीं लोकसभा में क्या हुआ, जनता दल की सरकार आई। किसकी सरकार आई, जनता दल। और इसके जो मुखिया थे आपकी मोरारजी देसाई, इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली मोरारजी देसाई ने। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। तो 1977 हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 1977। आगे बढ़ते हैं। हमारा फिर 11वां प्रश्न है, शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। देखिए, शिमला संधि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका क्या हुआ था, 1971 में युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद फिर युद्ध विराम हुआ, तो 2 जुलाई 1972 में 2 जुलाई को भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दस्तखत किए। यहाँ से कौन थी, आपकी इंदिरा गांधी, वहाँ से कौन थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इनके बीच में हस्ताक्षर हुए, उसको क्या कहते हैं, शिमला संधि कहते हैं। ठीक है। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत जो होते हैं, जो आपके डीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, डीपीएसपी हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, उनको मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता मिल गई। यानी कि अब आपने देखा होगा ना, इस बीच में एक बड़ा विवाद चला था, गोलकनाथ केस, ये सब केस चलते रहते कि मौलिक अधिकार बड़े हैं कि ये बड़े हैं, डीपीएसपी पहले हैं कि इनको प्रमुखता दी जाए। तो इन्होंने क्या किया था, पहले 24वां संविधान संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश को वो रद्द करने के लिए। उसके बाद इन्होंने फिर किया 42वां संविधान संशोधन, और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31C जोड़ा। उसके तहत जो इन दोनों में अगर कभी डिस्प्यूट होता है मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में, तो नीति निर्देशक तत्वों को प्रमुखता दी जाएगी। तो ये इस आर्टिकल के तहत कहा गया था। तो आपका उत्तर हो गया 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद है आपका डंकन पास किसके मध्य है, तो डंकन पास है आपका दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में। ठीक है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आपका डंकन पास है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कर्नाटक माने। देखिए, जो कर्नाटक है, वैसे जो उसका अगर नामकरण देखें तो ये नामकरण जो, क्योंकि यहाँ पर काली भूमि है ना, इसका नामकरण इस तरह से हुआ है, कारू नाडु शब्द से इसको बनाया गया है। ठीक है, कारू नाडु से, इसका मतलब होता है काली भूमि, काला प्रदेश। क्योंकि वहाँ पर आपको पता है ज्वालामुखी वाले ज्वालामुखी पठार होते हैं, ज्वालामुखी से बने होते, काली मिट्टी होती है, कॉटन कपास की खेती होती है। ठीक है, अब वैसे देखा जाए कर्नाटक का मतलब होता है उच्च भूमि। ठीक है, लॉफ्टी लैंड, ऊंची ऊंची भूमि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पठार वाली भूमि है। ठीक है ना, तो ये होता है। और पहले अंग्रेजों के टाइम पे कर्नाटक कहते थे, बाद में वो फिर अपभ्रंश होके कर्नाटक बन गया, ये भी है। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर के प्रश्न है, विंडोज़ का प्रथम संस्करण कौन सा था, ये था आपका 1, विंडोज़ 1 आपका प्रथम संस्करण था, ये आपको याद रखना है। कौन सी OSI परत, जो OSI लेयर्स होते हैं, डेटा के विश्वसनीय एंड टू एंड वितरण, एंड टू एंड कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले OSI क्या होता है, OSI होता है ओपन सिस्टम इंटर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें कौन सी परत होती है, ये होती है नेटवर्क परत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें 7 परतें होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉड्यूल में। ये कंप्यूटर में थोड़ा सा है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेते हैं, समूहों में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट परत, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर नहीं होगा, उत्तर आपका हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, यहाँ पर 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन में ये करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। ठीक है, चलिए, तो ये आज के आपके प्रश्न हो गए 16 प्रश्न। इसके बाद भाग 5 आएगा। आप इन प्रश्नों को लगातार करते रहिए। जय हिंद।